हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू होम एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर हिंदी फाउंडेशन की मोस्टिंग, जो बीए, बीएससी और बीकॉम सभी बच्चों के लिए उपयोगी है। तो चलिए देखते हैं आपके कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट हैं। ये देखिए, ये आपकी फर्स्ट यूनिट का पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, मातृभूमि कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए बेटा। ये देखिए, दूसरा है मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय बताना है आपको। अब देखिए बेटा, जैसे अब मैंने मैथिली शरण गुप्त जी का ये जीवन परिचय बोला है, तो बेटा वो मैंने इस वजह से बोला है कि चाहे इनके बारे में आपसे मैथिली शरण गुप्त जी का साहित्य में स्थान पूछ ले, या इनकी रचनाएं पूछ ले कि कौन कौन सी इनकी रचनाएं थी, या कि ये किस प्रकार के कवि थे, या इनके भाव पक्ष या इनकी विशेषताएं, अगर कुछ भी क्वेश्चन आता है, केवल आपको मैथिली शरण गुप्त बस आपको देखना है कि इनके बारे में आखिर पूछ क्या रहा है, नाम किस कवि का है। तो आप इनका जीवन परिचय याद कर लें बेटा, आप लिख देंगे तो आपका बिल्कुल सही माना जाएगा क्वेश्चन। ऐसे ही ये मातृभूमि कविता वाला है, आपको सिर्फ बेटा कविता का आपको क्या पढ़ना है, सारांश पढ़ना है। या तो ज़्यादातर क्वेश्चन बेटा आपके जो बीए बीएससी वगैरह होते हैं इसमें सारांश ही पूछे जाते हैं। अगर बाई चांस क्वेश्चन और आ जाता है लेकिन आपको मातृभूमि कविता बस समझ आ रहा है कि यही है क्वेश्चन, तो आप जो इसमें याद करेंगे वो आप इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि ये कॉलेज लाइफ है बेटा, आपकी 12वीं नहीं है कि आप जो क्वेश्चन याद करके जाएंगे सेम आपको हूबहू वैसे ही मिल जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। केवल आपको टॉपिक पर देखना है कि है किसके बारे में, मातृभूमि के बारे में समझ लेना, आपको यही क्वेश्चन लिखना है। सेम ऐसे ही मैथिली शरण जी के बारे में आपको सिर्फ नाम देखना है, बाकी वही आंसर लिखना है। समझ गए आप लोग? चलिए, अब ये बेटा ऐसा तो है नहीं कि आपकी 12वीं थी, आपका 3 नंबर का क्वेश्चन या 4 नंबर का क्वेश्चन था, आपने 1-1.5 पेज में कर दिया, 3-4 हेडिंग लिख दी तो आपको नंबर मिल जाएगा। बिल्कुल नहीं, ये बेटा आपकी कॉलेज लाइफ है, कम से कम आपको 3 पेज से सभी क्वेश्चन ऊपर करने होंगे। तो आप ये कब कर पाएंगे? आप ऐसा तो है नहीं डिटो एक क्वेश्चन याद कर सकें। क्लियर? तो आपको कम से कम बेटा 2 से 3 पेज तो भरने ही भरने हैं, लेकिन आपको जब नॉलेज होगा, थोड़ा बहुत आप ऊपर नीचे करेंगे कि थोड़ा बहुत इनके बारे में जानकारी होगी, तभी लिख पाएंगे। अब देखिए बेटा, जैसे ये मैथिली शरण गुप्त जी हैं, तो आपने इनका कम से कम करीबन 8वीं से पढ़ना स्टार्ट हो गया होगा इनका। ठीक है, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं कहाँ तक नहीं पढ़ा होगा। अब आप कॉलेज लाइफ में भी पहुँच गए, तो आपने XYZ इनका जन्म से लेके मतलब इनकी शिक्षा से लेके जितना भी जो कुछ पढ़ा है आपने हर एक साल में इनकी, क्योंकि 8वीं में थोड़ा पढ़ा होगा फिर पढ़ा होगा, तो आप ये समझ लो जितना भी आपने जो कुछ पढ़ा है सब लिखना है इसमें। इन्हीं बस में नहीं, आपके जितने भी जीवन परिचय आप पढ़ेंगे इसमें, जितने भी आगे चल के सभी में यही प्रोसेसिंग करनी है और हर एक क्वेश्चन में आपको यही करनी है। ये हिंदी का है, आपको कोई भी सब्जेक्ट है सिर्फ आपको एक वर्ड पकड़ के रखना है किसके बारे में पूछ रहा है। बाकी आपको फर्स्ट क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक आपको जितना भी नॉलेज होगा आप उस क्वेश्चन में लिखने वाले हैं, क्योंकि बेटा आपकी 12वीं या 10th नहीं है कि आप बिल्कुल डिटो लिखने वाले हैं, क्योंकि आपकी कॉलेज लाइफ है। जब तक कम से कम आप एक क्वेश्चन को 4 से 5 पेज में नहीं लिखते हैं आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। क्लियर? तो चलिए पहले और देख लेते हैं आपके क्वेश्चन। अब आता है आपका थर्ड क्वेश्चन, जिसमें आपका बेटा कि शतरंज के खिलाड़ी कहानी का वर्णन। मैं इसलिए कहानी आपको याद करवा रही हूँ या सारांश ये समझ लीजिए, आपका इससे पहली बात तो आपका पूरा कहानी का स्टोरी पता चल जाएगा, फिर उनके जितने भी कैरेक्टर होंगे आप उसका भी पता कर पाएंगे कि हाँ इस कैरेक्टर में ये था। तो अगर छोटा छोटा भी क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन यदि आपने एक एक क्वेश्चन पकड़ने की कोशिश की तो आप नहीं लिख पाएंगे, इसलिए कहानी का आप सारांश पकड़ें। क्लियर? चलिए, फिर आपको मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय पढ़ना है, उसमें भी कुछ भी आ जाएगा आप पूरा लिख सकते हैं। जैसे उन्होंने विशेषताएं पूछी कि मुंशी प्रेमचंद किस प्रकार के कवि थे, इनकी विशेषताएं बताइए, तो मात्र आप लोग क्या करते हैं विशेषताएं लिख के आते हैं। तो बेटा ऐसा बिल्कुल मत करिए, आप विशेषताएं ना करके आपका जितना भी भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान, रचना सब लिखेंगे, तब जाके आपका बेटा 5 पेज होगा। आप लोग ये सोचते हैं कि जितना क्वेश्चन पूछ रहा है हमें तो उतना लिखना है, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ अपने 12वीं तक प्रोसेसिंग चलती है, 12वीं के बाद बेटा लेवल अलग हो जाता है। क्लियर? मैं इसलिए आपसे कह रही हूँ क्योंकि आप लोग पहली बार पेपर दे रहे हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत होगी, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि हमारा 12वीं जैसा चलेगा, तो बिल्कुल नहीं चलने वाला है। क्लियर? मैंने बार बार रिपीट कर दिया, आप क्वेश्चन बस पढ़ते हैं। देखिए, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, मीर और मिर्जा का वर्णन, ये शतरंज से रिलेटिव है, तो जब आप इसकी कहानी का वर्णन पढ़ लेंगे तो आप इसका भी लिख सकते हैं। आया समझ में? इस वजह से मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन दे रही हूँ, आपको 2 क्वेश्चन ही पढ़ने, और ज़्यादातर बेटा सारांश ही पूछा जाता है, ये कॉलेज लाइफ है, बल्कि 12वीं तक सारांश नहीं पूछा जाता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सारांश ही पूछते हैं। क्लियर? चलिए, फिर आपको पूछ रहा है कि जीव पर सवार इल्लियों का सारांश अपने शब्दों में कीजिए। शरद जोशी जी का ये पूछ रहे हैं कि जीवन परिचय बताना। मैंने सिर्फ नाम लिखा, जीवन परिचय नहीं लिखा है, सिर्फ आपको जीवन परिचय और पढ़ना है इनके।
तो बेटा ये होती है आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट। अब देखते हैं हम सेकेंड यूनिट। ये रही आपकी सेकेंड यूनिट। तो बेटा आपको अगर आप लोग कंफ्यूज ना हों कि आप लोगों की पेपर जो मोस्टिंग मैच हो या ना हो, तो आप मेरे पिछले वीडियो देख सकते हैं। मैंने बीए सेकेंड ईयर वालों के लिए मोस्टिंग डाली हुई थी। आप पेपर लेके किसी से, सेकेंड ईयर वाले बच्चे से आप पेपर मैच कर सकते हैं मोस्टिंग से मेरी। तो आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, मेरा 19% तक जो आपका हिंदी फाउंडेशन पेपर था, मैंने उसकी मोस्टिंग जब डाली थी तो 99% तक मैच हुआ था। केवल एक ऑब्जेक्ट बाहर चला गया था जो नहीं मैच हुआ था, बाकी पूरे ऑब्जेक्ट विथ अथवा शायद मेरे क्वेश्चन फंसे थे। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों का भी ऐसे ही मैच होगा। चलिए देखते हैं। चलिए सेकेंड यूनिट पढ़ते हैं। ये देखिए, ये रही आपकी सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट का पहला क्वेश्चन है बेटा आपका, रामचरितमानस में रामचरित की विशेषताओं का वर्णन पढ़ना है हमें। जैन तथा संस्कृत परंपरा में राम कथा की विशेषताओं का वर्णन पढ़ना है। फिर पढ़ना है पंजाब साहित्य में राम काव्य की विशेषताएं आपको पढ़नी है। उत्साह निबंध का सारांश देखिए आपको पढ़ना है। फिर पढ़ना है आपको, चलिए बेटा कुछ एक चीज़ और मैं आपको बता दे रही, जो मैंने आपको ये 3 क्वेश्चन बताए हैं, रामचरितमानस, जैन और पंजाबी, इसमें आप लोग एक देख रहे हैं, यहाँ पे एक सेम चीज़ आपको दिख रही होगी, रामचरित, रामकथा, रामकाव्य, मतलब आपको मैच क्या दिख रहा है इसमें, राम जी। तो आप लोग ऐसा कुछ करना, इसमें आप कॉमन हेडिंग आप समझ लें कि ये देखिए, जैसे यहाँ पे राम जी का वर्णन करना है, यहाँ पर करना है और यहाँ पर भी करना है। तो जैसे रामचरित में क्या होगा कि जो अपने राम जी थे वो पुरुषों में उत्तम थे, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम थे। इनकी पत्नी कौन थी, सीता। तो यही बेटा इसमें बताया होगा, यही इसमें होगा, यही इसमें होगा। हाँ, भाषा अलग होगी, साहित्य अलग होगा, लेकिन बेटा उनका वर्णन तो एक ही होगा ना। तो आप लोग बेटा इन क्वेश्चनों में ये ध्यान रखा करें, आप कॉमन हेडिंग निकालना सीख लें, क्योंकि आप पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा, इसलिए मुझे ज़्यादा बताने पड़ रहा है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि राम जी कैसे थे, पुरुषों में उत्तम थे, तो ये देखिए आपकी एक हेडिंग निकल आई। इनकी पत्नी कौन थी, देखिए सीता। ऐसे ही आपको कॉमन हेडिंग ये कहलाती है कि आप चाहे इस क्वेश्चन में लिख दें, इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में, क्यों लिख दें, क्योंकि राम जी के बारे में वो पूछ रहा है, स्पष्ट लिखा है कि राम जी के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पे उनकी विशेषताओं का वर्णन पूछ रहा है, यहाँ पर भी विशेषताओं का वर्णन, यहाँ पर भी। तो ये होता है कि आप क्वेश्चन तो करेंगे मात्र एक याद, लेकिन आप इन तीनों में लिख सकते हैं। आया समझ में। मैं आपको बेटा इस वजह से समझा रही, क्योंकि आप पहली बार पेपर दे रहे हैं तो आपको थोड़ा कम मतलब नॉलेज होगा। आप एक इस साल दे देंगे तो आपको काफ़ी वो हो जाएगा, तो दिक्कत नहीं जाएगी, इसलिए मैं आपको बताती जा रही हूँ कि आपको करना किस तरीके से, राइट। चलिए क्लियर। अब जैसे आपका चौथा क्वेश्चन ये है कि उत्साह निबंध का सारांश लिखिए। तो जैसे आपका ये निबंध है तो आप हेडिंग डालना मत स्टार्ट किया करें, पहले आपने जैसे उत्तर डाला क्वेश्चन के बाद, फिर आप थोड़ा डिटेल लिखा करें, 4-5 लाइन आपको जितना बनता है, फिर आप बेटा हेडिंग से लिखा करें, तो इससे क्वेश्चन पता बहुत अच्छा लगने लगता है, क्लियरिटी बिल्कुल समझ आ जाती है। क्लियर। चलिए ये बेटा लिखने का तरीका होता है। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भय और उत्साह के बीच अंतर। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का देखिए जीवन परिचय यहाँ पर भी है। फिर भारत एक पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। फिर रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय बताना है आपको। फिर आपका सेकेंड यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है जगत गुरु आदि शंकराचार्य का जी के कार्यों का वर्णन बताना है आपको। क्लियर। तो ये होती है आपकी सेकेंड यूनिट कंप्लीट। अगर आपने अभी आप लोग चैनल में नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें। चलिए ये आती है बेटा आपकी थर्ड यूनिट। सेकेंड यूनिट तक कंप्लीट हो गई। चलिए क्योंकि आपकी थर्ड यूनिट में डिवाइड है। तो पहला क्वेश्चन है आपका पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी, एकार्थी, शब्द युग्म किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ऐसा हो सकता है बेटा वो पूछ सकता है कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, 5-5 उदाहरण बताइए, या हर एक का अलग अलग भी पूछ सकता है वो, या इकट्ठी 2-3 परिभाषा दे देगा, उनके उदाहरण दे देगा, इस तरीके से। इसलिए मैंने 5 का लिख दिया है। अब वो आए जिस तरीके से आप दे सकते हैं आंसर। फिर आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन हो गया। और उससे पहले आप लोग एक बात समझिए बेटा, आप लोग ये मत समझिए कि आपका जो ग्रामर पोर्शन से है उससे एक भी ऑब्जेक्ट आते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता बेटा। जो आपके चैप्टर होते हैं उन्हीं से आते हैं। जैसे किसी कवि का नाम लिख दिया जाएगा, इनकी रचना पूछ ली जाएगी, या उनकी विधा पूछ ली जाती है, किस विधा में व्यंग्य विधा है या कहानी किस तरीके की है। अभी तक तो बेटा ऐसा ही होता रहा, लेकिन अब ये नया सिलेबस है आपका, पता नहीं अब जब
क्लियर बेटा। इस हो सकता है कि आपका ग्रामर पोर्शन से एक आधा ऑब्जेक्ट आ जाए, लेकिन बेटा मैं अभी तक का जो पिछला बता रही हूँ कि जो पिछला आता रहा है उसमें नहीं आता था। तो अब देखते हैं नया पैटर्न में क्या होता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन है आपका, संधि किसे कहते हैं, इस संधि के प्रकारों का वर्णन बताना है आपको। चलिए थर्ड क्वेश्चन है आपका, धर्म की अवधारणा बताइए। भारत में पाए जाने वाले प्रमुख धर्मों का उल्लेख कीजिए। कौन कौन से? हिंदू, मुस्लिम, पंजाबी, जैन, बुद्ध, ईसाई। ये बेटा ऐसा हो सकता है आपका क्वेश्चन कि ये ऐसा पूछ लिया जाए कि प्रमुख धर्मों का उल्लेख कीजिए, तो आप थोड़ा थोड़ा छः की हेडिंग करके या एक आध दो आपको और भी हो, पारसी वगैरह यहूदी वगैरह जो भी हो आप लिख सकते हैं। बट अगर एक एक का वर्णन अलग अलग पूछता है, जैसे हिंदू का अलग पूछ लिया, मुस्लिम का अलग, तो थोड़ा आपको डिटेल बेटा ज़्यादा लिखना पड़ेगा। क्लियर। चलिए फिर आपको बताना है भाषा की अवधारणा। भाषा के विविध प्रकार। भाषा के विविध प्रकार बेटा बहुत ज़्यादा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, मानक भाषा, संपर्क भाषा, ऐसी कई प्रकार की भाषा होती है, तो प्रकार में आपको पढ़ने को मिल जाती हैं। या तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्रकारों का वर्णन कीजिए, या अलग अलग बाई पूछ सकता है, तो आपको पढ़ना पूरी पड़ती हैं। फिर आ जाता है आपका बोली और विभाषा में अंतर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, उदारीकरण में हिंदी की विकास यात्रा का परिदृश्य बताइए। फिर आपको बताना है विश्व चेतना के उद्देश्य बताना है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर मस्तिष्क ज्ञान का नया स्वरूप विषय पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो ये आपकी यूनिट होती है बेटा कंप्लीट। क्लियर बेटा। तो आपकी ये यूनिट होती है कंप्लीट। अब एक चीज़ और आप इम्पॉर्टेंट समझ लीजिए, जैसे कोई क्वेश्चन आ गया, आप समझ लें कि हमने इसके बारे में पढ़ा नहीं है, तो आप छोड़ के आ जाओ। आपको ऐसा नहीं करना है। आप हिंदी है, आप चाहे उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ भी लिख के आओ, लेकिन आपको लिखना ज़रूर है। क्लियर। तो आप 12वीं जैसा मत करना कि आपका 12वीं में आ गया कि हमने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा था इसमें, तो उसमें डिटो लिखते हैं। जब मैंने आपको बताया इसमें डिटो कुछ लिखा ही नहीं जाता। आपको जो जानकारी हो, जैसे आप भाषा ही का मान लीजिए, भाषा किसी भी भाषा के बारे में, जैसे आपने 4-5 भाषा पढ़ ली, एक आध एक्स्ट्रा आ जाती है, तो आप सोचेंगे मैंने तो इस भाषा के बारे में पढ़ा ही नहीं। अरे भाषा तो आपने पढ़ी है, जाहिर सी बात है उस भाषा के बारे में नहीं पढ़ा, लेकिन भाषा तो पढ़ी है आपने, वो लिख सकते हैं आप। कितना भी कम लिखेंगे, लेकिन आप 2-3 पेज आराम से लिख लेंगे। तो आप ये समझने की कोशिश करें बेटा कि आप लोग क्वेश्चन छोड़ के मत आइए बस। क्लियर। आप लोगों को जो भी दिक्कत हो बेटा आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बेटा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।